आरक्षण की स्थिति क्या और आरक्षण के लिए क्या करना है उस पर प्रकाश डाला। मैं थोड़ा सा आपको संगठन के विषय में चर्चा करके बात को शुरू करूंगा। अखिल भारतीय जाट महासभा का गठन 1907 में इस मुजफ्फरनगर की भूमि से हुआ था। हमारे पूर्वजों ने ये सोचा था कि कुछ विषय ऐसे हैं जिनको बिरादरी के संगठन के माध्यम से ही जिनका निराकरण किया जा सकता। भाई पीछे जो बोल रहे हैं बोले ना। उस टाइम महासभा के 4 उद्देश्य तय किए गए थे। जाट महासभा समाज में फैली कुरीतियों के खिलाफ काम करेगी। समाज में जो कुरीतियां आ गई उनको दूर करेगी। जाट महासभा शिक्षा के उत्थान के लिए समाज में कार्य करेगी। जाट महासभा समाज के आर्थिक उत्थान के लिए कार्य करेगी। चौथा जो उद्देश्य था वो ये था कि जाट महासभा समय समय पे बिरादरी के राजनीतिक हितों का ध्यान रखेगी। मैं 25 साल से जाट महासभा में सक्रिय हूं और इन तीनों विषयों पे हम काम कर रहे हैं तमाम साथी मिलकर। वो चौथा उद्देश्य मेरी समझ में नहीं आया था कि राजनीतिक हितों का ध्यान रखेगी। वो कल मेरी समझ में आया। राजस्थान जाट महासभा ने कल एक विशेष सत्र का आयोजन किया था और मुझे भी बुलाया था। राजस्थान महासभा में जब मुझे वहां जाके पता चला वहां दोनों राष्ट्रीय दल पिछले 20-25 साल से एक ही काम कर रहे हैं कि जाटों की लीडरशिप को निपटा दिया जाए। एमएलए और एमपी बनने से नेता नहीं बनता। एमएलए और एमपी आजकल सिंबल से बनते। जिस पार्टी का सिंबल चलता कोई गधा घोड़ा उस सिंबल को लेके आ जाए वो जीत जाता है, वो नेता नहीं होता। नेता वो होता है जिसका कोई विचार होता, जिसको जनता जिसका अनुसरण करती है, जिसके कहने से लोग दिन को दिन और रात को रात बोलने के लिए तैयार होते हैं। नेता चाहिए हमको। और राजस्थान की जो पीड़ा थी कल की सभा में वो ये थी कि हमारे नेताओं को आहिस्ता आहिस्ता करके निपटा दिया गया। कल इस विषय पे मंथन हो रहा था। राजस्थान में 200 विधानसभा की सीट है। 60 विधानसभा ऐसी है कोई हारे कोई जीते, जाट ही हारेगा जाट ही जीतेगा, कोई तीसरा आ ही नहीं सकता। 60 विधानसभा और 53 विधानसभा ऐसी है जिनको जाट चाहेगा उसको जिताएगा। 200 में से 113 विधानसभाओं पे कब्जा और हमारी बिरादरी वहां नेतृत्व के लिए जमीन तलाश रही है। कल मुझे भी बुलाया था। मैंने कहा भाई 25 तारीख में इलेक्शन है, अब आज ये मीटिंग हो रही है, ज्यादा तो कुछ है नहीं, लेकिन सीटों को छांट लो। जहां गड़बड़ी हुई है कड़ी बिगाड़ दो इनकी। समझते हो? कड़ी बिगाड़ना, इनकी कड़ी बिगाड़ दो ताकि अगले चुनाव में आपकी सहमति के बिना
आपको नजरअंदाज करके कोई आदमी हिम्मत ना कर पाए टिकट देने का। तो ये कल नहीं समझ में आया 1907 में ये बात क्यों तय की गई थी कि जाट महासभा बिरादरी के राजनीतिक हितों का भी ध्यान रखेगी। ये चार हमारे उद्देश्य भाई ने बताया। अभी जाट का नाम आता तो सबसे पहले तो एक चेहरा सामने आता, एक मेहनतकश व्यक्ति का, एक अच्छी कद काठी के मजबूत व्यक्तित्व का। उसकी भाषा बताती है कि वो जाट एक लाइन बोलने पे साफ हो जाता है, पूछना नहीं पड़ता तेरी जाति क्या। उसकी चाल ढाल की जो मस्ती है वो बताती है वो जाट। उसका आचरण दूसरे के सुख दुख में पड़ना, दूसरे की मदद करना, किसी के साथ अन्याय नहीं करना, जातिवाद में नहीं पड़ना। जाट तो पक्का है लेकिन जातिवादी नहीं। गलत को गलत कहता है, सही को सही कहता। उसका सगा भाई भी अगर गलत है तो उसके भी विरोध में खड़े होने की जाट हिम्मत रखता। ये जाट का चरित्र है। मैंने चरण सिंह के चरणों में बैठ के सीखा। एक दिन वो कहने लगे, मैं आज जो भी कुछ कर पाया मैं इसलिए कर पाया कि ये मेरा जातीय गुण था। अगर मैं जाट बिरादरी में पैदा नहीं होता तो शायद ये गुण मुझ में जाति के नहीं आते और मैं समाज के लिए कार्य नहीं करता। जातिवादी नहीं थे वो, सबको प्यार करते थे, सबके लिए काम करते थे। लेकिन जाट होने पे पहली दफे मुझे पता चला कि उनको जाट होने पे गर्व था। हम ये सोचते थे कि ये तो जाति के विरोधी है। वो ये कहते थे जाति का विरोधी नहीं, जातिवाद का विरोधी। मेरी बात को सोचना देगा इसे। हम पड़ोस में कोई हो, हरिजन हो, दलित हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, हम हर आदमी की मदद के लिए तत्पर रहते हैं। पड़ोसी अगर भूखा है तो पहले रोटी बना के पड़ोसी के घर भेजते हैं, फिर खुद खाते हैं। अपने घर में दूध नहीं है, किसी की भैंस काट रही है तो कहते भाई 4 महीने हमसे ले ले, तेरे हो तो तू हमें दे दियो। वो बर्दाश्त नहीं करता कि हम दूध पी के सोए और इसके बच्चे बिना दूध के सोए। ये जाट का चरित्र है। ये भाई जो कह रहा था मैं समझ रहा हूं। हम अब हमारी नौजवान पीढ़ी राह भटक रही है, स्टडी हुई यहां पे। एक बात मैं बीच में और बता दूं कि जाट कौन, ये मैंने तय नहीं किया, चौधरी छोटूराम ने ये तय किया था। जाट एक नस्ल, जाट एक खून, जाट एक जाति है। धर्म बदला जा सकता है, जाति नहीं बदली जा सकती। आप सिख बन जाओ और उसी दिन शाम को मुसलमान बन जाओ, आप हिंदू हो जाओ, बौद्ध बन जाओ, ये काम आपके हाथ में आप कर सकते हो। लेकिन आप अपनी जाति को बदल सकते हो क्या? जाति का रिश्ता खून का रिश्ता। जिस जाति में जन्म ले लिया उस जाति को बदलना आपके हाथ में नहीं। उन्होंने चौधरी छोटूराम ने स्पष्ट किया था, हिंदू है, सिख है, मुस्लिम है, ईसाई है, किसी भी मत को मानने वाला है, जिसने जाट के घर में जन्म ले लिया
वो जाट है, वो इस जाट समाज का सम्मानित सदस्य है, वो हमारा अंग है, उसमें कोई भेद नहीं। आज हमारे अध्यक्ष जी यहां बैठे, हमारे और भाई यहां बैठे, वकील साहब आए, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, लेकिन मुझे पता मुजफ्फरनगर की ज्योग्राफी का, जितने मोड़े भाई यहां आने चाहिए थे वो संख्या नहीं है यहाँ पे। मैं अध्यक्ष जी से कहूंगा ये कमजोरी आपकी है भाई, आप स्पष्टीकरण नहीं, आपको अप्रोच करना चाहिए था। परिवार को पूरी तरह से जब जोड़ेंगे तब जाट महासभा बनेगी। 1945 में लायनपुर में 1 लाख से ऊपर आदमी इकट्ठा हुए। ना हरियाणा के आदमी वहां गए थे, ना यूपी के आदमी वहां गए थे, वहीं के जाट थे, वहीं के जाट थे, जिसमें 80% मुस्लिम जाट थे। रहबर आजम का खिताब चौधरी छोटूराम को उस 1945 के लायनपुर अधिवेशन में दिया गया था। उस प्रस्ताव को रखा था रफीक तरार साहब ने। रफीक तरार युवा जाट महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उस समय, जो बाद में पाकिस्तान के राष्ट्रपति बने। और ओडल के हमारे चौधरी राजेंद्र सिंह जनरल सेक्रेटरी थे, उसमें वो मौजूद थे, युवा इकाई थी हमारी। कहने का मतलब ये है कि जाट में हिंदू सिख मुस्लिम की बात नहीं, जाट की बात। समाज को आज हमारे अध्यक्ष हैं महाराजा अमरिंदर सिंह जी, इससे पहले हमारे अध्यक्ष थे सरदार दारा सिंह जी। 1931 का जो 30 हजारी का अधिवेशन है, सर शाहबुद्दीन साहब ने उसको प्रेजेंट किया था। 1948 में हमारे अध्यक्ष थे सरदार बलदेव सिंह। देश आजाद हुआ, मंत्री पद बंटने लगे, किसी जाट को नहीं लिया गया था। जयपुर में अधिवेशन हुआ, कहने लगे अच्छा जाट कोई नहीं है, इनके कील ठोक देंगे। इतना कहना था, सरदार बलदेव सिंह जो हमारे अध्यक्ष थे, उनको डिफेंस मिनिस्टर बनाया गया। वो था हमारा संगठन। लेकिन पता नहीं क्या कमियां रही, किस तरह से बिखराव हुआ। वो जो बना के गए थे हमारे बुजुर्ग, वो बिखरा। आपस में एक खाई बनी, जाट महासभा उस खाई को बांटने का काम कर रही है। जाट महासभा उस परिवार को छोड़ने का काम कर रही है। आज देश में क्या चल रहा है? आज देश को जातियों में बांटा जा रहा है, आज देश को धर्म में बांटा जा रहा है। और एक बहुत ही खतरनाक संगठन इस काम पे लगा हुआ। वो 1925 में बना संगठन, और जाट महासभा 1907 में बनी। जाट महासभा उससे पुरानी है। 1907 में बना हुआ संगठन अपनी पहचान ढूंढ रहा, और 1925 में बना हुआ संगठन अपने षड्यंत्र के कारण आज समाज को टुकड़ों में बांट के समाज की बुराई खा रहा है। स्टडी हुई कि ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये हरियाणा, इसको काबू कैसे किया जाए। स्टडी होके फाइनल कि पहले इनको मंदिरों का रास्ता बताओ, इनको मंदिरों की तरफ ले जाओ। ये मंदिर नहीं जाते, इनकी जनानियां तो कर लेती हैं थोड़े टोकते, लेकिन ये इनके आदमी मंदिर नहीं जाते।
आपके किसी के दादा परदादा गए थे मंदिर? कभी देखा हो तो बता दो कोई आदमी कि मेरा बाप तेरा पिता जाता है। एक भी आदमी सभा में बैठा हो तो कहो कि मेरा पिता नहीं जाता था। कोई नहीं जाता था, क्योंकि जाट का मंदिर उसका खेत, जाट का मंदिर उसका काम, जाट का धर्म मेहनत से कमाना, दूसरों की मदद करना, समाज में समरसता बनाना, वो जाट का धर्म था। लेकिन हुआ क्या? आज हम जिस चीज से जाटों का पिछला इतिहास है, 2500 साल पहले जाटों ने बौद्ध धर्म को अपनाया। वो लंबी कहानी हो जाएगी, अगर मैं क्या कारण रहे उसमें हमने कुर्बानी दी। उसको पर पाखंड का विरोध करने में 2 लाख लोगों को मारा गया, हमारे लोगों को। 7वीं शताब्दी में माउंट आबू पे एक यज्ञ किया गया, दोबारा से इस पोप और पाखंड को इस देश में जिंदा किया गया, जिसकी कुर्बानी जाटों ने चुकाई। उसी समय 1400 साल पहले इस्लाम आया। आज का पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, टर्की, ये जाटों की पॉपुलेशन है, और रशिया के कुछ पार्ट, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, ये जाट कबीले या बहुत मजबूत कबीले। पोप और पाखंड को नहीं मानते थे, इसीलिए इस्लाम को अपनाया। गुरु नानक आए 16वीं शताब्दी में, तो सिक्खी को अपनाया, और 18वीं शताब्दी में स्वामी दयानंद आए तो आर्य समाज को अपनाया, लेकिन पोप और पाखंड में नहीं फंसे हो। आज कहां है? मैंने कई दफे मुजफ्फरनगर में देखा, हमारे साथ कई बच्चे रहते थे, कंपटीशन हो गया, इतनी छोटी बता रहे, क्या हो गया भाई, ये एरिया है, कहां जाना हूं मैं, रहा पागल बना दिया, पागल बना दिया। मैं हिंदू हूं, ये भी हिंदू है। हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू कल्चर, संस्कृति है। सिंधु शब्द का अपभ्रंश हिंदू। मेरी नहीं मानो, ये सुप्रीम कोर्ट का 1996 में निर्णय आ गया कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू कल्चर, जो इस क्षेत्र में रहते हैं वो सब हिंदू। मैं हिंदू हूं, मैं सनातनी नहीं हूं, क्योंकि सनातन में जातिवाद है और जाट जातिवादी नहीं है। जाट जातिवादी नहीं। चौधरी छोटूराम जब अपना ग्रेजुएशन का फॉर्म भरने लगे, धर्म के कॉलम में उन्होंने लिखा वैदिक धर्म। उससे बड़ा तो हमारा कोई आदर्श नहीं। चौधरी छोटूराम ने इस जाट महासभा में मैक्सिमम काम किया। वो हमको बता के गए हमारा धर्म वैदिक, हमको कोई धर्म ढूंढने की आवश्यकता नहीं। लेकिन विडंबना, आज हमारे नौजवान गुमराह हो गए। जिन लोगों के पास धर्म का ठेका, उनके लिए आप भी हरिजन हो, ना तो किसी के घर पानी पी के दिखा देना। ये बुजुर्ग बैठे हैं, आप तो थोड़ा बदल गया, आप तो जाति थोड़ा सा बदलाव है, सब तमाम जातियों में बदलाव। ब्राह्मण आपको अपना हुक्का नहीं देता था, ब्राह्मण की पांचा बैठ सकते थे, आपसे राणा नहीं बैठ सकते।
5 साल का ब्राह्मण आपके 70 साल के बुजुर्ग का दादा होता, आप भी हरिजन थे। वो आपको अपने बर्तनों में खाना नहीं देता था, अगर किसी ने खाना दे दिया तो बर्तन मजवाता था। जिस धर्म में हमारे बुजुर्गों का ये उत्पीड़न हुआ हो और आप हम उसको पूछ पकड़ के उसमें लटकने का प्रयास कर रहे हो कि हम भी सवर्ण हैं, आप पागल हैं? क्या सोच रहे हैं आप अपने आप को? आप इन हरिजन भाइयों से थोड़े से ऊपर हो, थोड़े से। आपने गलत फहमी पाल ली कि हम भी, अरे वो उसका ठेका और किसी के पास है, उसका टेंडर और किसी के पास है, वो इस्तेमाल करते हैं। हजारों साल से इस देश का सत्यानाश किया उन्होंने और आज भी कर रहे हैं। वो देश का राष्ट्रपति, संविधान का संरक्षक, सुपर पावर रामनाथ कोविंद वहां गया पुष्कर और ब्रह्मा मंदिर की तरफ चलने लगा तो वो किसी ने कहा कि वहां हरिजनों का प्रवेश वर्जित, और राष्ट्रपति रास्ते में से उल्टा हो लिया क्योंकि उसको तो उस पार्टी की नौकरी करनी थी। अगर कोई मर्द होता उसी दिन आदेश पारित करता कि ये ब्राह्मण जेल में और हरिजन पुजारी रहेगा पुष्कर में। इससे बड़ी भी कोई पोस्ट होती है राष्ट्रपति से? वापस आ गया, पायता मुर्मू अभी 1.5 महीने पहले मंत्री जी गर्भगृह में पूजा कर रहे हैं और देश की राष्ट्रपति को गर्भगृह में जाने से इसलिए रोक दिया कि वो एक आदिवासी महिला। जिस धर्म में इतनी संकीर्णता हो, लानत है उस धर्म के अनुयायियों को और उस धर्म के पीछे लटकने वालों को। जाट अपने आप में धर्म, जाट अपने आप में कल्चर है। जाट को किसी की पूंछ पकड़ने की जरूरत नहीं, जाट बन जाओ, अपनी संस्कृति को अपना लो, दुनिया आपको फॉलो करती है। दिल्ली में जब कहीं जाते हैं और कोई बात हो जाती है और कोई आदमी चाहे वो जाट ना हो, जब वो हमारी खड़ी बोली को बोलता तो भाई की तरह से लोग दूर हो जाते हैं, बोला दूर हो, वही जाट है। ये कल्चर है आपकी, ये टेरर है आपका, ये ताकत है आपकी, इसको मिटा दोगे तो कोई पूछेगा नहीं, कोई पूछेगा नहीं आपको। अपनी पहचान, अपने वजूद को कायम सब रखते हैं। बच्चे तो पब्लिक स्कूलों में जाने लगे, हम अपनी भाषा नहीं सिखाते, बोला गांववाड़ी नहीं बोलनी, शहर की भाषा बोलनी। अरे इस बोली से तो हम जिंदे हैं, वहां दिल्ली में बचे हुए हैं, उन बदमाशों को अपनी बोली से दबा लेते हैं। जिस दिन ये बोली छोड़ दी उस दिन हमें उनमें फर्क नहीं रहेगा, जो तुम्हारे के बाजार में खड़े हो। जाट बनो, बच्चों को जाट पढ़ाओ, बताओ, वो गर्व करें हम जाट का कैरेक्टर बताओ, उनको समझाओ। ये टोने टूटते और इस बेकार में मैं कई जगह एक बात कहता हूं, अक्सर मीटिंगों में मैं मेंशन करता हूं उसे। चौधरी हरिद्वार गया, हरिद्वार पे हल्की पेड़ी पे कर्मकांड बहुत होते हैं। लोग अस्थियां लेके जाते हैं और वे पंडे उनकी कांच को घोट-मोट करा के और उनको बैठा लेते हैं, वहां मुक्त करते हैं उनके पितरों को। तो चौधरी ने धोती ऊपर की और चौधरी इधर, सूरज इधर था, इधर पश्चिम की तरफ मुंह करके और पानी फेंकने लगा, जितना ऊंचा वो फेंक सकता था। थोड़ी देर तो लोगों ने नोटिस नहीं लिया, फिर वहां भीड़ इकट्ठी हो गई, ये भाई को बूढ़ा पागल हो गया, सूरज तो इधर है और ये पानी इधर फेंक रहा।
जब मजमा जम गया, हिंदुस्तान में मजमा देखने के लिए बहुत लोग आते हैं, काम की बात करो तो कोई नहीं आएगा। आप जैसे कम लोग हैं जो बैठे हुए हैं, कुछ आए थे जो तमाशा देख के चले गए, बोला देख जाते हैं क्या पका हो रहा हो, चले गए। ऐसे बहुत है, मजमा देखने के लिए खड़े हो गए। 14 रुपया। लोगों ने कहा कि चौधरी साहब क्या कर रहे थे? बोला अपने खेत में पानी दे रहा था। खेत कहां तेरा? बोला जिले रोहतक में। बोला तेरा दिमाग है ना, 225 किलोमीटर तेरे खेत में है, ऐसे पानी कैसे चला जाएगा? बोला इस पंडित का पानी गिरा हो, सूरज पे जा रहा है, तो मेरा तो घंटों तक जाना तो सब कुछ। जाट बहुत प्रैक्टिकल, बहुत ही स्ट्रिक्ट रहा। हमारे जो बुजुर्ग थे, शिक्षित नहीं होने के बाद भी मास्टर थे। स्वामी दयानंद ने लिखा सत्याग्रह प्रकाश में कि जब मैं नीचे आया और मैंने आर्य समाज का प्रचार करना शुरू किया, तो उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में एक ऐसी जाति बसती थी जो मैं बताना चाह रहा था वो पहले से उनके आचरण में था। देश में अगर सभी जातियां ऐसी हो जाएं, जाट जी जैसी हो जाएं, तो इस पृथ्वी से कोट का नाश हो जाए। ये स्वामी दयानंद ने सत्याग्रह प्रकाश में लिखा। स्वामी दयानंद से हमने नहीं सीखा ये, स्वयं स्वामी दयानंद कहते हैं कि हम तो उससे पहले हमारे आचरण में ये चीज है। आज क्या हो गया आपको? हम कहोगे इतना लंबा भाषण दे दिया, दिक्कत क्या? इसका इलाज क्या हो? इसका इलाज ये है, हमने वो छोड़ दिए। पहले तो पीढ़ी प्यार होती थी, उसमें माँ, दादी और बुआ बच्चों को कहानियां सुनाती थी, शिक्षाप्रद कहानियां। और जब वो थोड़ा बड़ा होता था तो दादा की संगत में वो कहानियां वहां चलती थी बैठक में, वो अपने आप एक अच्छा नागरिक तैयार हो जाता था। आज की जो जनरेशन है, आज से 10 साल पहले तो टेलीविजन से प्यार हो रही थी, तो डॉली मैन देखते बच्चे, दादी माँ की जरूरत नहीं, वो बिरबानी रोटी पूरी टेलीविजन चला के बच्चा सामने बिठा दिया, डॉली मोम देख रहा था। क्या था वो डॉली मोम या डॉली मोम क्या था? और वो जनानियां एकता कपूर के सीरियल देख रही है जिसमें एक आदमी की 5 शादी, मर गया, जिंदा हो गया, मतलब बिल्कुल बकवास सीरियल जिसका कोई टांग नहीं, पूछ नहीं। वो जनानियां वहां पागल रहती थी। दादा को तो खबर देखने का मिलता ही नहीं था, क्यों? बच्चों को फैशन शो देखना, जो बड़े बच्चे हैं। तो 10-15 साल तक तो ये चल रहा था। अब तो उससे आगे निकल गए। अब तो भाई ये मोबाइल पे कुछ लगा के बच्चे को दे देते हैं, वो बच्चा जो है साल का नहीं है, लेकिन मोबाइल को लेते ही चुप हो जाता है। अब मोबाइल से अगर हम प्यार करेंगे तो ऐसे ही जाट प्यार होंगे? बताओ भाई, आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। मोबाइल से जाट प्यार हो गए, मोबाइल से नहीं होंगे। जाट बनाना है तो टाइम देना पड़ेगा, परिवार को भी टाइम देना पड़ेगा, बच्चों को बताना पड़ेगा हम किस कल्चर से हैं, क्या संस्कृति हमारी थी, क्या हमारे पूर्वजों के अच्छे बुरे काम थे। गांव सतर पे काम करना पड़ेगा। ये जाट महासभा को मैं बार बार कहता हूं कि ग्राम इकाई बना के हफ्ते में एक दिन गांव को, बच्चों को इकट्ठा करके जाट महासभा की ग्राम सतर में मीटिंग हो और बताया जाए कि हम जाट, ये हमारे आचरण। कौन बता रहा? महाराजा रणजीत सिंह ने क्या किया था? एक दिन एक आए बड़े साहब, पठानी सूट पहने हुए और बहुत इस तरह से जैसे पृथ्वी इसकी है। तो मैं कहने लगा भाई ये सूट पठानी हमारी देन है,
बोला कि आपकी देन क्या, कैसे है? मैंने कहा अफगानिस्तान पे जब महाराजा रणजीत सिंह का राज था, हरि सिंह नलवा जनरल था, जैसे ही हरि सिंह के आने की खबर मिलती थी, ऊपर बुर्का पहन लेते थे, नीचे सलवार पहन लेते थे। वो औरतों पे हाथ नहीं उठाते थे, वो देखते थे वे सलवार पहन रखी है। ये जो पहनते हैं पठानी, इनको पता नहीं है इस पठानी का इतिहास क्या। ये कायरों की ड्रेस है जो हरि सिंह नलवा के घर से सलवार पहन के निकलते थे। मैं देखता हूं, मुझे बड़ा कोई याद आता, मैंने कहा ये हमारा दिया हुआ है ड्रेस है और कायरों ने इसको अपनाया था, ये दूसरे फैशन में ड्रेस। तो हमको अपने इतिहास को समझना चाहिए, किसी के अंदर नहीं रहा जो अब पूरा कश्मीर, अफगानिस्तान, पंजाब पूरा तूती बोलती थी, अंग्रेज घबराता था। देश आजाद हुआ, यूनियन जैक उतारा गया, तिरंगा लगाया गया, हर 565 रियासतें हुई, यूनियन जैक उतार के तिरंगा लगाया गया। भरतपुर पे जब तिरंगा लगाने लगे तो वो कहने लगे हमारे वाला नहीं उतरेगा, बजरंगबली का झंडा भरतपुर का। कैबिनेट की बैठक हुई, निर्णय लिया गया कि जब इन्होंने यूनियन जैक नहीं लगने दिया अपने किले पे, ये इस झंडे के लिए उस अंग्रेज से लड़ गए, वो झंडा इन्होंने नहीं लगने दिया, तो भरतपुर पे इनका ही झंडा रहेगा। आज भी वो झंडा रहेगा। बताओ ना अपने बच्चों, बताता कोई है नहीं। जाट बनेगी कैसे? इस भीड़ में शामिल हो गए, मुजफ्फरनगर में माइग्रेट हो रहे हो, उन्हीं भेड़ों के दल में शामिल है, हमारे बच्चे की मम्मियां हैं भेड़ों की दल, क्या होगा? बढ़ाओ क्या? शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति कैसे हो? जाट महासभा ने तय किया था, ये जाट स्कूल तभी बना था, जिसकी वजह से ये जिला 100 साल पहले आगे निकल गया शिक्षा में। अगर ये स्कूल ना बना होता तो आज जिले की स्थिति ये नहीं होती। बड़ौद में वो कॉलेज बना था, लखनऊ में जाट स्कूल बना था, आगरे में जाट स्कूल बना था, पूरे हरियाणा में जाट शिक्षण संस्थाएं बनी थी। 100 साल पहले इस जाट महासभा के झंडे के नीचे पूरे प्रदेश में आपको शिक्षण संस्थाएं दे के शिक्षित किया। इसकी वजह से आप छोटे जमींदार हो, कोई बहुत बड़े जमींदार नहीं। मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान में आपसे बहुत बड़े बड़े जमींदार हैं जिनके घर में छप्पर नहीं है। आप इसलिए जिंदा बैठे हो। जब चौधरी छोटू राम को फौज में भर्ती करा रहे थे तो लोग ये कह रहे थे कि क्या कर रहे हो आप, अंग्रेजों की पिट्ठू। कहने लगा मैं जानता हूं अपनी कौम का भला, मेरी कौम के बच्चे बाहर जाएंगे, उनका विजन बदलेगा, वो दुनिया को देखेंगे, उनका सोच बदलेगा, उनको उनके घर में आर्थिक संपन्नता आएगी, तनख्वाह आएगी, पैसा आएगा, उनके बच्चे शिक्षित होंगे। मैं एक दिन जनरल मलिक से बात कर रहा था, मैंने कहा आप जनरल कैसे बने? वो कहने लगे क्योंकि मेरे पिता को छोटूराम जी ने फौज में भर्ती करा दिया था, वो सिपाही थे और शिक्षा आई, घर में पैसा आया, मैं शिक्षित हुआ और मैं आज जनरल तक पहुंचा। वो विजन था जिसके नतीजे अब आए एक सदी के बदलने के बाद। उन बुजुर्गों ने अगर ये सोच नहीं अपनाई होती तो कैसे बिरादरी आगे बढ़ती। लेकिन बदकिस्मती है, अब वो जो बना गए थे उसमें हमने एक भी आजादी के बाद एक भी शिक्षण संस्थाएं जोड़ी नहीं। जितनी बनी थी उनको राजनीति का अखाड़ा बना के, उनके इलेक्शनों में
पैसा मारते हैं ताकि कब्जा हो जाए, फिर संस्था को लूट के खा लें। बिरादरी उदासीन शिक्षा के क्षेत्र में काम किया था, आर्थिक उन्नति के लिए काम हुआ, शिक्षित हुए तो नौकरियों को लगे। एक जमाना ऐसा था पूरे हिंदुस्तान में, खासतौर पे उत्तर भारत में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में मुजफ्फरनगर और मेरठ के लोग होते थे, दूसरे कोई जिले का आदमी नहीं होता था, क्योंकि बीएससी एजी यही थी। पूरे उत्तर भारत में, आप मध्य प्रदेश चले जाओ, राजस्थान, पूरा वर्चस्व और कब्जा उनका था, क्योंकि आपके यहां काम हुआ था। एजेंट आ गई बिरादरी का। हमने 1998 में ये दायित्व हमें मिला, दारा सिंह जी अध्यक्ष बने। हमने बैठ के चिंतन किया, दारा सिंह जी कहने लगे क्या करोगे, मैंने कहा ओबीसी के लिए काम करें, बिरादरी ओबीसी में आ जाए। सारी बिरादरी के पास आर्थिक साधन नहीं है, पढ़ लिख के बच्चे बेकार ना घूमे, नौकरी में सहारा मिल जाए तो आगे बढ़ जाएंगे। वैसे तो 1990 में ये प्रताप अभी कह रहे थे, अब पूरी जानकारी होती है कई लोगों को, अध्यक्ष हमारे और एमएलए रहे, ये कह रहे थे कि वीपी सिंह ने एहसान किया। कोई एहसान नहीं किया वीपी सिंह ने। वीपी सिंह ने समाज को न्याय देने के लिए आरक्षण लागू नहीं किया था। 9 नवंबर की दिल्ली में देवीलाल ने रैली रखी हुई थी। देवीलाल को उप प्रधानमंत्री के पद से हटा दिया था वीपी सिंह ने। चौधरी देवीलाल की विशाल रैली होने जा रही थी 9 नवंबर की, वीपी सिंह घबराया। वीपी सिंह ने शरद यादव एंड कंपनी को बुलाया, वो मौके की तलाश में थे। उन्होंने देख लिया इससे बड़ा अवसर नहीं हो सकता, वो कहने लगे इनको रोका कैसे जाए। बोला जी जाट को छोड़ के उस मंडल के कबाड़े को उठा के लागू कर दो। न्याय देने के नहीं लगाया था, वो देवीलाल जी को और जाट को इलाज करने के लिए लगाया गया था। वीपी सिंह इतना भला आदमी नहीं था, अब न्याय करे किसी के साथ। जाट को जानबूझ के बाहर रखा गया था क्योंकि देवीलाल जी का इलाज करना था, राजनीतिक तौर पे हमारी हत्या करनी थी, इसलिए ये मंडल लगाया गया था। हमने तभी मेमोरेंडम दिया था, चौधरी अजीत सिंह के नेतृत्व में 117 मेंबर पार्लियामेंट, जिनमें कई मंत्री भी थे, उनके साइन करा के हमने वीपी सिंह को मेमोरेंडम दिया था उसी टाइम कि जाटों को भी इसमें शामिल किया जाए। देवीलाल भी राजनीति कर रहे थे, उन्होंने चौधरी टिकैत को यहां कह दिया टिकैत साहब आरक्षण का, आरक्षण मतलब था ही ना, जाट थे पक्के। अब देवीलाल भाई देवीलाल की बड़ी बेइज्जती करी, उसने हटा दिया। इस वीपी सिंह का इलाज करना मंडल के विरोध में मुजफ्फरनगर में लग गया। उसने राजस्थान में भी करा दिया, हरियाणा में सोनीपत डिपो में आग लगवा दिया। ऐसे वो तो हमको भी उस जॉब में ना तो लगाने वाला फेयर था, ना विरोध कराने वाला फेयर था, दोनों राजनीति कर रहे थे, उसमें बिरादरी पिसती और हम आज धक्के खा रहे हैं। 1995 से आज तक हम उसको उस अन्याय के खिलाफ जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट बनी, बोल तो नहीं हो रहे, जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट बनी, जो इंडिकेटर तय किए थे मंडल ने, हम तमाम को क्वालिफाई कर रहे थे। हमारे क्वालिफाइंग जो मार्क्स थे वो कई जातियों से ज्यादा थे, जिनको मंडल में ले लिया गया, हमको छोड़ दिया गया। आखिरी चैप्टर जो मंडल की रिपोर्ट का है, उसमें वो लिखता कि जाटों के नेता नहीं चाहते कि जाटों को ओबीसी में लिया जाए। 5-7 लोगों के बयान दर्ज करके और एक पूरी करोड़ों की संख्या की बिरादरी को बाहर कर दिया। जिनके बयान लिए गए वो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो क्रीमी लेयर से नीचे हो।
उनको ये था कि उनको तो मिलना नहीं, वो छतरी बन के ज्ञान दे दिया, नोट करा दिया और जाट आज जो है सफर कर रहा। हमने दोबारा दारा सिंह जी को मैंने कहा कि मूवमेंट शुरू की जाए। 1998 में 23 दिसंबर को पहला आरक्षण की हुंकार भरी जोधपुर से, और वो हमारा एक सीक्वेंस बना। 99 में एक वोट से उनकी सरकार गिर गई, अटल जी की। हमारा आंदोलन उस टाइम पीक पे था। 96 में राजस्थान के जाटों को रिकमेंड करा लिया था देवगढ़ा से। शिशरा मोड़ा जी ने, वो राजस्थान तक सीमित थे और राजस्थान के जाटों का केस रखा, उन्होंने देश का नहीं रखा, राजस्थान के जाटों का रिकमेंडेशन हो गया। देवगढ़ा लागू नहीं कर पाए, वो रिपोर्ट पड़ी थी, उसको लेके आंदोलन हो चला। चुनाव आ गया, ये कई लोग कहते हैं, अब भी हमसे कह रहे हैं कि चुनाव आया, तुमको चुनाव के टाइम याद आता है। मैंने कहा पॉलिटिकल पार्टियां चुनाव के टाइम पे ही वोटर को याद करती हैं, ना तो ये इनको सत्ता के नशे में वोटर नहीं दिखता। हम जानबूझ के इस समय में कर रहे हैं कि यही समय है इनको पसीना लेने का था। इनको पसीना कैसे आएगा, वो यही एक तरीका। वहां हमको आरक्षण हुआ। दिल्ली में अजीत सिंह जी को मैं लेके गया, शीला दीक्षित के घर पे। दिल्ली के 500 आदमी थे। मैंने चौसाब को कहा कि आपके जाने से काम हो जाएगा, शीला पॉजिटिव है। चौसाब गए, शीला दीक्षित से बात हुई। 10 बजे हम मिले, 2 बजे कैबिनेट की मीटिंग बुला के दिल्ली में अप्रूव कर दिया। दिल्ली में अप्रूव कर दिया। और ये जब LIU की रिपोर्ट आई कि दिल्ली ने अप्रूव कर दिया, कल बड़ा एक जलसा करके कांग्रेस दिल्ली के जाटों को आरक्षण में रखेगी। रात के 10 बजे दिल्ली में केंद्र सरकार की बैठक हुई और अटल के लगा जो हम पीछे रह जाएंगे, कांग्रेस लीड ले जाएगी। अपना वायदा कर रखा है अपने राजस्थान में। उनसे पहले इन्होंने रात के 10 बजे राजस्थान को लागू कर दिया। और वो अशोक गहलोत जो राजस्थान में हमारा कट्टर विरोधी था और है, जब हमारा दिल्ली का हो गया, राजस्थान का केंद्र में हो गया, सोनिया ने फोन किया, बोला जल्दी कर, गड़बड़ होगी। जोधपुर था, याद से आया, बोला रिपोर्ट की जरूरत नहीं, अभी कल 10 मिनट में जाकर को स्टेट में ले। राजस्थान में स्टेट में भी हो गया, एक दिन में 3 नोटिस भेजी। फिर मैंने कहा यूपी में हमारी कैसे मदद हो, तो मैंने अजीत सिंह जी को फिर तैयार किया। और ये प्रताप हमारे युवा के अध्यक्ष थे। सादाबाद में हमने एक मीटिंग रखी। मैंने कहा ये मेरे क्षेत्र का जाट जो है, ये बीजेपी भक्त हो रखा, चोट वहीं से मारो बीजेपी पे। सादाबाद में मीटिंग रखी, 1 लाख से ऊपर आदमी इकट्ठा हुए। देवगौड़ा, चौधरी, अजीत सिंह, दारा सिंह सब गए। फिर हमने बलदेव में मीटिंग की, फिर हमने कोसी में मीटिंग की। 3 मीटिंग हुई तो बीजेपी ने कहा कि भाई ये मेरे क्षेत्र का जाट दोबारा से टूट के अजीत सिंह की तरफ खिसक रहा, तो उन्होंने सरदार सिंह को और ये जो हमारे लक्ष्मी नारायण जी और जो उनके साथ थे, बोला देना तो पड़ेगा, इस मांग को तुम उठाओ। हरिंदर भी लगे, उसमें लगे सब, उस बीजेपी के इशारे पे। हमारा तो सुई चाउन करने का काम था। हमारा वो बटन जो था, जो हमने सादाबाद से दबाया, वो काम कर गया। राम प्रकाश गुप्ता थे, अब नहीं है, अच्छे आदमी थे, उन्होंने उठा के, रिपोर्ट हमारे खिलाफ थी। रिपोर्ट खिलाफ होने के बावजूद, क्योंकि कमीशन एडवाइजरी बॉडी था, उन्होंने कहा कि हमने कमीशन से एडवाइस ले ली और हम ये मानते हैं कि जाट जाति डिजर्व करती है और यूपी में आरक्षण लागू हुआ था।
जब हमने उनका अभिनंदन किया दिल्ली में, तो उन्होंने एक बार बड़ी बात कही कि आपको पता है मैंने आपको आरक्षण क्यों दिया? चौधरी चरण सिंह ने मुझे 1967 में डिप्टी सीएम बनाया था। मेरे जैसे आदमी को डिप्टी सीएम बनाया था, वो एक बहुत बड़ा एहसान था। मैं जाट जाति का ऋणी था। मैं इस आरक्षण को करके मैं उस ऋण से उऋण हो गया। ये उनके शब्द पब्लिक मीटिंग में थे। आज दुनिया ताल ठोकती है, मैंने ये किया। वो चौधरी चरण सिंह जो ऊपर बैठे थे, गुप्ता को भेज के आपका हिमाचल में हुआ, बीजेपी की सरकार है। मध्य प्रदेश में हुआ, दिग्विजय सिंह की सरकार है। मदद की हमारे नेताओं ने। हिमाचल में कराया तो साहब सिंह जी ने मदद की, मध्य प्रदेश में करा रहे थे तो अजय सिंह ने मदद की। हम लगे रहते थे। 9 स्टेटों में उनका आरक्षण हुआ। मैं हरियाणा में जब हमने जाट महासभा का आंदोलन शुरू किया, तो एक गलती मुझसे हुई और उस गलती की सजा हरियाणा पूरा भुगत रहा। मैंने एक ऐसे आदमी को शामिल कर लिया जिसको मैं शामिल करना नहीं चाहता था, और उसने जाट समाज के 2 पार्ट करके वहां एक अलग झंडा गाड़ दिया और हरियाणा के कुछ लोगों को तोड़ दिया। 23 बच्चे मर गए। हम अपने घर बैठ गए। मैंने कहा नाश कराएंगे, बैठना अच्छा। 23 बच्चे मरवा दिए, 35 का झगड़ा करा दिया। 35 बिरादरी एक तरफ, एक बिरादरी एक तरफ। ये जो सत्ता में बैठे यही चाहते थे। इनसे तो हम इनके काबू में नहीं थे, लेकिन हमारे घर को तोड़ दिया। हम में से लोगों को तोड़ देंगे और एक ग्रुप बना दिया। मैं एक दिन मनोहर लाल खट्टर से बात कर रहा था। मैंने कहा आपने हाई कोर्ट में विरोध क्यों नहीं किया स्टे का, हरियाणा के आरक्षण? हरियाणा का जो गया सॉलिसिटर जनरल, जब जज ने उससे पूछा तुम कुछ कहना चाहते हो, बोला नहीं कुछ नहीं कहना। जानबूझ के उसने स्टे करा क्योंकि सरकार की नीति थी। मुझे कहने लगे वो धरना दे रखा, उनको लिया, मामले को निपटा देंगे। मैंने कहा धरना जो दे रहा है वो तो तुमने बैठा रखा, मेरे कहने से नहीं आएगा। वो तो बैठा तुम्हारे कहने से है। आप बोला तो आ जाएगा। तो मतलब जानबूझ के 2015 में 2014 में हम लगे हुए थे अजीत सिंह भूपेंद्र हुड्डा कैप्टन साहब संपर्क में थे और हमको ये था आरक्षण होगा। सोनिया गांधी ने हाँ कर रखी। आखिरी मीटिंग हो गई 30 मार्च को। 30 मार्च को ये कैबिनेट में नहीं आया, लास्ट मीटिंग थी। हम फिर इकट्ठा हुए। चौधरी अजीत सिंह और भूपेंद्र हुड्डा जब 3 तारीख को स्पेशल मीटिंग रखी गई, 2 तारीख को अपना इस्तीफा लेके गए कि आरक्षण अगर जाटों को नहीं देते हो तो ये हमारा इस्तीफा। 3 तारीख को आरक्षण हुआ। 5 को इलेक्शन होने थे डिक्लेयर। 4 की रात को सारी रात हमने अधिकारियों को घर से लाए उठा के बजट कराया। बजट कराया नहीं, नारायणा जो गवर्नमेंट प्रेस है मैं उसको लेके मंत्रालय से वहां दे गया। मैंने कहा बजट भी अगर प्रिंटिंग में नहीं गया तो हमारा लटक जाएगा। हमने उसको करा के उस टाइम करा लिया। दाखिले हुए 2014 में 22,500 दाखिले दिल्ली विश्वविद्यालय में हुए। देश की बात नहीं कर रहा हूं, अकेले दिल्ली विश्वविद्यालय में जाटों के 22,500 एडमिशन ओबीसी में हुए।
जिसमें 10,000 दाखिले यूपी के थे, लेकिन कुछ लोगों को वो रास नहीं आया, उसके खिलाफ अपील कराई गई। चीफ जस्टिस के सामने जब अपील गई, चीफ जस्टिस ने ये कहा, मुझे नहीं लगता इसमें कोई कमी, कोई प्रोसीजरल लैप्स नहीं है इसमें, फिर भी एडमिट कर लेते हैं, आपकी अपीलें सुन लेंगे। वो रिटायर हो गए चीफ जस्टिस और ये केस एक बेंच में चला गया। वहां हमसे चूक कह लो या जो भी कह लो, सरकार के सामने कोई ज्यादा पार नहीं पड़ती है। एक व्यक्ति जो दूसरी पार्टी ने अंगेज कर रखा था वकील, जो हमारे खिलाफ लड़ने के लिए तैयारी करके बैठा हुआ था, उस व्यक्ति को सीधा सुप्रीम कोर्ट में जज लगा दिया गया। ऐसा होता नहीं, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में आते हैं प्रमोट होकर। वो व्यक्ति जो हमारे खिलाफ तैयारी करके बैठा हुआ था, उसको जज लगा दिया गया और उसकी बेंच में हमारा केस दे दिया गया। समाज को शायद पता नहीं, मैं बता रहा हूं इस बात को सही। जब पहली तारीख हमारी थी कोर्ट में, तो उसने ये कहा, जाट कहां से पिछड़ा, फाइल नहीं खोली उसने, क्योंकि वो तो हमने हराने की तैयारी कर रखी थी। और उसको जज भी शायद हो सकता है इसलिए लगाया गया। बोले जाट कहां से पिछड़ा, पहले शब्द थे, फाइल सामने बंद रखी, सुनवाई शुरू हुई और जो फैसला है उसमें साफ है, कोई लॉजिक नहीं है उसमें। इस तरह की उसमें बिंदु उठाए गए जो लॉजिकल नहीं। लेकिन आज तो हो सकता है मेरे इस भाषण पे अवमानना भी बने, पर आपके लिए जेल में जाना मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जब इंजस्टिस होगा, उसकी नैतिकता नहीं कहती थी, वो कहता नहीं मैं अंगेज हो गया था इस केस में, मैंने दूसरी पार्टी के लिए तैयारी कर रखी थी, मैं इस केस को नहीं सुनूंगा। वो व्यक्ति सुन के जो होना था वही हुआ। जब हम आ गए केस में, तो मिले इनसे, मोदी जी से, तमाम सांसद पूरे देश के और प्रबुद्ध लोग, जितनी सरदारी थी बिरादरी की, मोदी जी ने बहुत बढ़िया आश्वासन दिया, मैंने जाटों का नमक खाया, हम इसको वायदा करते हैं कि आपको आरक्षण दिया जाए। इससे बड़ा प्रधानमंत्री कह रहा है इसका, और ऐसी बात कह रहा है, नमक खा, यकीन के अलावा कुछ नहीं था हमारे यहां से। 2017 के चुनाव से पहले, यूपी चुनाव से पहले फिर एक मीटिंग हुई, अमित शाह के घर पे थे, संजीव बालन भी थे, वीरेंद्र सिंह भी थे। वो कहने लगा मेरी मूछ का बाल ले जाओ, मैं गारंटी देता हूं आरक्षण जाटों को मिलेगा। अब मैं कह रहा हूं बीजेपी के लोगों से, भाई उसका नमक याद दिला दो और इसकी मूछ का बाढ़ हमारे पास है। हमसे तो वो मिलते नहीं है। अब वो टाइम तो रहा नहीं, मैं भूपेंद्र हुड्डा के घर जाऊं तो उनके कहने से होगा नहीं, अब तो मैं संजीव बालन के घर जाऊंगा, सतपाल के घर जाऊंगा, मुझे कोई गुरेज नहीं है। संजीव भाई ने मेरठ में कहा कोई आंदोलन चलेगा तो मैं भी पीछे रहूंगा। भाई नेता पीछे रहेगा तो ऐसा ही हाल करेगा। संजीव को कहना चाहिए था मैं आगे चलूंगा, मैं प्रधानमंत्री को कहूंगा। तो मैं आज इस मंच के माध्यम से फिर संजीव से अपील कर रहा हूं, और संजीव से ही नहीं तमाम जाट सांसदों से अपील कर रहा हूं, हमको वकील चाहिए इस सरकार में, और वकील बनेंगे जो बीजेपी से सांसद हैं, एमएलए हैं या उनके पदाधिकारी हैं। कोई भी बीजेपी से जुड़ा हुआ जाट हमारा वकील बनने कि यहां मरे, हम उसका अभिनंदन करें, स्वागत करें, उसको नेता मान के पीछे जाने के लिए तैयार है। लेकिन राजनीति मत करो बिरादरी के साथ कि आंदोलन होगा तो हम तुम्हारे पीछे रहेंगे। आगे बढ़ा चाहिए, वकील चाहिए। मैंने
2014 में दिल्ली जब मीटिंग हुई थी, मैंने ये कहा था ऑल इंडिया जाट महासभा के पदाधिकारियों की इतनी हैसियत नहीं कि सोनिया गांधी से आपको आरक्षण दिलवा लें। हम तो अजीत सिंह को जानते थे, हम भूपेंद्र हुड्डा को जानते थे, हम कैप्टन अमरिंदर को जानते थे। हम इनके दरवाजे से आगे जाने की हमारी औकात नहीं थी। हम इनके घर पे गए, हमें नहीं पता इन्होंने किसको क्या कहा, कैसे कहा। ये जो कुछ भी हुआ इन 3 लोगों की वजह से हुआ। आज भी जो कोई हमारी मदद करेगा, बिरादरी के सामने साफ कहेंगे कि ये हमारा वकील बना, इसने हमारा ये काम करा दिया। आज हम जो घूम रहे हैं, वकील ढूंढता घूम रहे हैं, वकील कुछ तकलीफ हो जाए, उनकी जमीन जा जाए। राजा साहब तो उसी में है नहीं, आपके वकील। चलो अभी आपकी बात ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं, राजा साहब हैं, लेकिन अभी वो जो है राजा साहब को उन्होंने ज्योतियों में बैठा रखा। नेता बनेंगे कब है? ये मंत्री जो बन रहे हैं इनसे वकालत की बात कर रहे हैं। राजा साहब को वहां जाना ना जाने में तो मैं टिप्पणी नहीं करता, लेकिन राजा साहब का जो वजन सबको दिखता है, किसका वजन कहाँ है, किसको बाहर बैठा रखा है, किसको अंदर ले रखा है। राजा साहब तो अपनी जगह बेचारे ढूंढते फिर रहे हैं। जिनकी जड़ जम रही हो उनसे वकालत कराओ ना। वकील अच्छा ढूंढता आदमी, जिसका पता हो वो खुद आगा पड़ा, उसको मुकदमा देके तो बिठना है। तो 20 का ये प्रोग्राम रखा, कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं। आज की डेट तक कुछ भी डिसीजन नहीं लिया। मौजूदा सरकार ने आरक्षण देना, इसमें कोई वकील मिल गया, किसी ने हमारा हाथ थाम लिया, तो उनका स्वागत करेंगे और उनके जय जयकार करेंगे, बिरादरी के आरक्षण की बात करेंगे। और कोई वकील नहीं मिला तो इनके खिलाफ वाले ने बुला के इनके खूंटा ठोकेंगे। आज फिर या तो स्वागत करा लो या खूंटा ठोकवा लो, दोनों काम करेंगे। मैं छुपाता नहीं हूं किसी बात को। मैं आपको गलतफहमी भी मैं भी नहीं, झूठ बोल के आपको नहीं बुला रहा दिल्ली। जो स्थिति है वो बता रहा हूं आपको। आज की तारीख तक किसी को निमंत्रण नहीं दिया, क्योंकि बार बार कह रहा हूं यार वकील मिल जाओ हमारे, उसकी मूछ का बाल छुड़वा लो, हमारा काम करा दो। और भाई किसी ने नाम मना कर दी, अब मैं नहीं पढ़ा हूं, नहीं पढ़ते सारे वकील, कहीं धक्के खाओ तो फिर खूंटा ठोक भी ढूंढना पड़ेगा। समझ गए? बात बहुत लंबी भी होगी और मेरे ख्याल सारी होगी। आप लोगों ने मुझे इतनी देर सुना, मैं आपका आभारी हूं। कितने लोग आएंगे आप में से जो यहां बैठे हैं दिल्ली? सही सही भाइयों, हमारी आदत है अपने साथ लोग लेके आए हैं। अब तक दिल्ली में हमने जितने आयोजन किए हैं 50% संख्या मुजफ्फरनगर की रही है और 50% संख्या देश की रही है। तो मैं आपसे इस आशा के साथ कि वो जो आपका पिछला रिकॉर्ड है उससे बढ़ाओगे, 50 को 55 करोगे, 45 नहीं होगी। अब अपने गांव में हिसाब बैठा लेना, अपने गांव में हिसाब बैठा लेना, ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचो। झांसे में देके नहीं ले जा रहा हूं, साफ बता दिया। इससे साफ बताने वाला कोई मिलेगा नहीं आपको, जो है वास्तव में। बिल्कुल वकील इनको बनाने की तैयारी कर रहे हैं, ना बढ़ेंगे तो खूंटा ठोकने की भी तैयारी कर रहे हैं। धन्यवाद। जय जाट जय।